आप हमको भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री दिखाते रहे हैं हर शो में जी। और बताते रहे हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं, राहु है या जो भी ग्रह है, कि भाई बड़ा छल कपट है। लेकिन ये छल कपट तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पक्ष में जा रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री में क्या इस छल कपट से इतनी ताकत दिख रही है कि जब विपक्ष को चाहेंगे वो पकड़ के ले जाएंगे और या अपने षड्यंत्र से, अपनी चीजों से सरकार बना लेंगे? बदला लेने की भावना इनके अंदर जबरदस्त है। ये लोग मतलब आप सोचिए, पीठ में छुरा घोंपना जो हमारी आम जिंदगी में एक शब्द यूज किया जाता है, उस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हैं। मैंने जब उनसे पूछा उनकी कोई अच्छी गुण बताइए, बोले कोई गुण नहीं है इसके अंदर। बोले डरपोक है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर वास्तव में आप डरपोक नहीं है, तो ये ऐलान करिए कि बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। कहा जाता है कि एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार, और राजनीति भी युद्ध है। तो अगर वो युद्ध है तो उसमें हर चीज़ जायज़ है, चाहे तो धोखा हो, चाहे तो षड्यंत्र हो। अल्टीमेटली सत्ता तो हासिल कर ले रहे हैं ना वो। 2024 में देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर वो ईवीएम मैनेज है तो वो क्यों हटाएंगे? वो तो ज़िंदगी भर इसी से कराएंगे। तो फिर इस छल प्रपंच पे काबू पाने का भी कोई ग्रह नक्षत्र हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि ये छल प्रपंच से वो फिर 24 में सत्ता में आ जाएंगे? 2014 में चंद्रमा से चौथे घर में शनि था, तो वहां पर 10 साल की सत्ता को पलट दिया। और परमात्मा की कृपा से इस बार शनि चंद्रमा से 8वें घर में। तो मतलब और ये नीतीश नीतीश ये टाइम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। राजीव जी, हम जब बात कर ले जरा न्याय यात्रा की और राहुल गांधी की, इन लोगों की जन्मपत्री की क्या सीन है? आने वाले 5 तारीख से इंडिया अलायंस में कोई और नए लोग भी आने वाले टाइम में इसका विस्तार होगा, जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको इंतजार होगा राजीव नारायण जी की कुछ भविष्यवाणियों का। हर बार की तरह मैं आपको एक बार फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका ज्योतिष में यकीन है तो आप ये प्रोग्राम देखें। मेरा खुद का ज्योतिष में यकीन है, जन्मपत्री में यकीन है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। आपका अगर भविष्यवाणियों में यकीन हो, ज्योतिष में यकीन हो तो देखिए, वरना मत देखिए। राजीव जी खुद एक इंजीनियर हैं, उसके बाद बहुत शानदार भविष्यवाणी करते हैं। पिछले चुनाव में कुछ उनकी भविष्यवाणियाँ गलत भी हुई थी, लेकिन काफ़ी भविष्यवाणियाँ सही भी होती हैं और दुनिया भर से उनके लिए संदेशे आते हैं। 150 देशों में यूपी में 4PM देखा जाता है, तो शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे राजीव जी का प्रोग्राम पॉपुलर ना हो। तो आज हम राजीव जी से जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने राजीव जी से क्या कहा, मोदी जी को लेकर, नीतीश की जन्मपत्री में ऐसा क्या है और भाजपा की ऐसी कौन-सी जन्मपत्री है जिसमें इतना छल कपट प्रपंच का रास्ता है, और क्या वाक़ई में राहुल को कुछ खतरा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? तमाम बातें करेंगे हम राजीव जी के पास। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को जॉइन ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी खराब है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। आप हमको भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री दिखाते रहे हैं हर शो में जी। और बताते रहे हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं, राहु है या जो भी ग्रह है, कि भाई बड़ा छल कपट है। लेकिन ये छल कपट तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पक्ष में जा रहा है। जहां वो चाहते हैं छल कपट से वो सरकार गिरा लेते हैं। बेचारे झारखंड के विधायक भागे भागे तेलंगाना और कर्नाटक और कहाँ कहाँ, हैदराबाद सब घूम रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कब पकड़ के ले जाएंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री में क्या इस छल कपट से इतनी ताकत दिख रही है कि जब विपक्ष को चाहेंगे वो पकड़ के ले जाएंगे और या अपने षड्यंत्र से, अपनी चीजों से सरकार बना लेंगे? और अगर ऐसा है तो ये तो राजनेताओं के लिए बहुत अच्छी बात है, चाहे छल कपट हो चाहे शांति हो, सरकार बनाना ही मकसद होता है उनका, फिर उनकी सरकार तो बनती चली जाएगी। है क्या भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री में? आज पहले ये बताइए। हाँ, देखो पहले तो आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो धर्म का पाखंड दिखाते हैं, ये धर्म का पाखंड है कि वो राम राम भक्त दिखा रहे हैं कि ये राम जी को लाए हैं, तो इनको लाना है। मैं अभी जयपुर से होकर के आया हूँ कल, तो उसमें जो है बहुत जगह-जगह वहाँ पर पोस्टर लगे हैं, जो राम जी को लाए हैं वो उनको लाना है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि पहले ही बात तो ना ये राम जी की इनके ऊपर कृपा है। अगर ये छल कपट कर रहे हैं तो राम जी को पहले जाने ना। राम जी कौन थे? राम जी दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले। उन्होंने राजा होते हुए भी धर्म का पालन किया, कभी अहंकार नहीं किया। ढोंग,
पाखंड, क्रोध से कोसों दूर, संत योगी तपस्वी वैरागी की तरह विनम्रता से शासन किया। कभी किसी का धोखे से शासन नहीं हड़पा उन्होंने, जैसे ये हड़प रहे हैं। जैसे वो बिहार में पलटी मार दी, पलटी मार को अपनी तरफ ले लिया, कर्नाटक में गिराई थी, मध्य प्रदेश में गिराई थी। निरंतर आप इनका ट्रेंड पकड़िए कि वो धोखे से सत्ता गिराना। अगर आप वास्तव में धर्म की राजनीति, धर्म के ऊपर आपका इतना है, या मोदी जी इतने तपस्वी हैं जो संत महात्माओं से अपनी तारीफ करवाते हैं, तो उनको छल कपट की क्यों आवश्यकता पड़ी है? तो जो मैंने आपके प्रोग्राम में निरंतर हर प्रोग्राम में, लगभग सारे प्रोग्राम में 1 जून से जितने प्रोग्राम किए मैंने, भाजपा की कुंडली दिखाई है। मुझे ये ताज्जुब होता है कि देश के जितने ज्योतिषी हैं वो भाजपा की कुंडली को पढ़ना नहीं जानते। उनको 6 अप्रैल 1980 को जो कुंडली बनी थी, तो राजा होते हुए भगवान ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। तो आज दर्शकों को पुनः भाजपा की कुंडली में दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि जो चरित्र जो होता है वो हमारे लगन से चरित्र देखा जाता है, करेक्टर। तो उसका स्वामी 9वें घर में राहु केतु के बीच में, वक्री शनि से पीड़ित, वक्री मंगल से पीड़ित, और एक एक ग्रह होता है विवेक और बुद्धि का। अगर जिस इंसान के पास विवेक ना हो तो सोचिए वो पशु समान है, एनिमल टाइप का है। और एनिमल क्या करते हैं? छीना झपटी, उनके अंदर कुछ नहीं होता। आप देखो जानवरों को कभी सड़क पे देख लेना, तो छीना झपटी ही उनका उद्देश्य होता है। वो कभी राजी राजी से चीजें नहीं अचीव करते हैं, वो छीना झपटी, तो वही उनके अंदर दिखाई दे रहा है। तो एनिमल लिविंग है ये, बेसिकली एनिमल्स हैं ये। तो इसके अंदर, और दूसरी बात कि जब इनके प्रवक्ताओं को देखिए या इनके नेताओं को देखिए, किसी भी चीज को, जैसे हेमंत सोरेन की बात अभी मैं देख रहा था, तो तर्क देने लगेंगे। तो एक चीज है जो भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अब मंगल जो है हमारे लिए लॉजिक और रीजनिंग का कारक माना गया है, और तर्क शास्त्र की जो अगर पराकाष्ठा या किसी को गुड नॉलेज होगी, तो वो जो मंगल उसका स्ट्रांग होगा। और बीजेपी की कुंडली में मंगल वक्री है, राहु केतु से पीड़ित है। इसका अर्थ है बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी भाजपा हमेशा कुतर्क की बात करेगी, मतलब अपने गलत एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। चाहे वो किसी भी जगह, चाहे एमएलए वो वहां चले गए हो या कुछ भी करें, तो हर गलत काम को। और इसके साथ साथ मंगल इनका नीच का है। तो मैंने आपकी कुंडली, आपको आपके हर प्रोग्राम में बताया जाए, एक बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक रोग होता है। वो मेडिकल साइंस की नॉलेज रखने वाले जानते होंगे कि जिसमें भय के कारण आप दूसरे को हिंसा, अटैक करते हो। आप भय के कारण अटैक कर रहे हो, क्यों? जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, किसी इंसेक्ट्स को देखते हैं, या किसी आपके लिजार्ड वगैरह छिपकली आ जाती है, या किसी चीज को आप मारने के बाद आपकी चेष्टा होती है, आप उसको मार करके ही आप अपने अंदर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यही चीजें इनको सीधे सीधे कहीं सत्ता इनके हाथ से जा रही है। और एक और बीमारी होती है, फोबिया। तो भाजपा की कुंडली में चूंकि चंद्रमा नीच का है, और वक्री मंगल, मतलब पीड़ित मंगल से, राहु केतु से पीड़ित मंगल से फिर चौथी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ है कि ये लोग विंडिक्टिव बहुत है, बदला लेने की भावना इनके अंदर जबरदस्त है। ये लोग, मतलब आप सोचिए, पीठ में छुरा घोंपना जो हमारी आम जिंदगी में एक शब्द यूज किया जाता है, उस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के लिए मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैंने राम जी की बात बता, तो राम जी के ने जो लक्ष्मण को बताया है उसके शब्द द्वारा सुना देता हूं। राम जी ने जो कहा, तो उनके अंदर सारे वर्ड बाई वर्ड गुण आ रहे हैं भाजपा और भाजपा के लोगों में, उनके समर्थकों में भी। तो राम जी कहते हैं भरत से, ये सदैव निंदा, झूठ का आचरण करने वाले, दूसरों की तरक्की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, परायण, निर्दयी, कपटी, कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान राम ने कहा है। तो अब आप ये चिंतन कर लें क्या क्या है। और वे कहते हैं ये बिना कारण किसी से बैर कर लेते हैं, बिना कारण इनके अंदर किसी से दुश्मनी अरे पालने तो की बात भगवान होगी। भगवान राम ने भाजपा के लिए थोड़ी ना कहा होगा, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। नहीं, तो मैंने पहली बात तो देखो, मैंने ज्योतिष का आधार लिया कि ज्योतिष में कुंडली में योग है, लग्नेश और लगन अगर पीड़ित हो तो आपका आपका करेक्टर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर का, फिजिकल बॉडी का कारक है। दूसरा, पांचवा घर होता है बुद्धि विवेक का, तो वो भी बुद्धि विवेक का घर का स्वामी भी इनका शुक्र जो है पीड़ित है। तो जब, और एक तर्क रीजनिंग का कारण, वो भी आपका मंगल पीड़ित है। तीसरा, धर्म के प्रति जो सनातन धर्म का कारक माना गया भारत वैदिक ज्योतिष में, वो बृहस्पति को माना गया।
तो बृहस्पति इनका राहु के साथ वक्री है, इसको गुरु चंडाल योग कहते हैं। इसको वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो लोग ज्योतिष जानते होंगे गुरु चंडाल योग है। तो गुरु चंडाल योग का मतलब है कि एक जो धर्म का आप है वो पाखंड दिखाएंगे। तो बार बार ये बिना किसी कारण से बैर करते हैं, भलाई और उसके साथ बुराई, जो भलाई करेगा उसके साथ बुराई भी करेंगे। उनके संपूर्ण आचरण में झूठ, पाखंड दिखाना, छल और कपट होता है। तो ये तो रामायण की बात थी, तो इसी को मैंने कोट किया, क्योंकि मेरे शब्द होते तो आप सोचते कि मैं कोई इनसे द्वेष रखता हूं या मेरा इनसे पूर्वाग्रह से पीड़ित हूं। मैंने भगवान राम की बात की, अब दूसरी बात भगवान कृष्ण की भी कर देता हूं। भगवान कृष्ण ने भी गीता के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि ये लोग हिपोक्रेट, एरोगेंस, प्राइड, एंगर, इग्नोरेंस और इस जिद्दी स्टर्नेस जो है, ये गुण राक्षसों के गुण माने गए हैं। तो ये सारे के सारे गुण मौजूद हैं। देखिए, अगर मोदी जी इतने पावरफुल नेता हैं तो उनको जो है सीधे सीधे जिस तरह की बात उठ रही है अभी देश में, कुछ बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं। मैंने भी कहा था कि छल कपट है, ये जो ईवीएम से जो चुनाव कराना है ये टोटली छल कपट है। मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बात करके कह चुका हूं कि उनको मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो देश के हैं। मैंने उनसे ये कहा था कि ये बताइए कि एक ऐसा इलेक्शन प्रोसेस है जिसमें स्टेक होल्डर को कुछ नहीं पता। अब स्टेक होल्डर कौन है? इवन इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स, ब्यूरोक्रेसी जो चुनाव करवा रही है, जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनको इस मशीन के बारे में कुछ पता है? जीरो नॉलेज है। तो नॉलेज कहां पर है, किसको पता है? वो ईवीएम मैन्युफैक्चरर को। जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, हार्डवेयर क्या डाल रहा है, ये भी कुछ है, सब कुछ उसको। अब वो दो सरकारी कंपनियां हैं। और मजे की बात, मैंने अभी पीछे कुछ वीडियो में सुना था, पढ़ा या कहीं पढ़ा है कि उसमें एक कंपनी है जो सरकारी, दो कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी तो भाजपा के लोग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। भाजपा के लोग पदाधिकारी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। तो ऐसी अवस्था में ये छल कपट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इनने अभी तक जो भी कुछ किया, 14 में किया हो, 19 में किया हो, लगातार आपने। और छल कपट का एक और ताजा ताजा उदाहरण बता देता हूं, जो मेयर का इलेक्शन चंडीगढ़ में हुआ। आपने देखिए, ईवीएम तो छोड़ो, खुलेआम बैलेट पेपर में भी आपने उसको छल कपट से चुनाव को जो है पलट दिया। तो ये निरंतर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके प्रारब्ध में ही धोखाधड़ी का योग है और डर भी है। नरेंद्र मोदी जी, मैं वास्तव में कहता हूं, मुझे मुरली मनोहर जोशी जी की बात याद आ जाती है 2018 में। मैंने जब उनसे पूछा उनकी कोई अच्छी गुण बताइए, बोले कोई गुण नहीं है इसके अंदर, बोले डरपोक है। जोशी जी ने कहा डरपोक था है। ये? हाँ, जोशी जोशी जी जी ने ने, कहा था। हाँ, नरेंद्र जोशी जी मोदी ने जी कहा। ने, नरेंद्र हाँ मोदी जी हाँ ने। हाँ जी, बोले कि मैं, ये डरपोक बहुत है और बोले झूठ बहुत बोलता है। तो अब आप बताइए, ये डर का उनका सीधा सीधा डर दिखाई देता है कि जब इंडिया अलायंस बना तो उस इंडिया अलायंस से सीधी सीधे जो प्योर मैथमेटिक्स, राजनीतिक मैथमेटिक्स है, उनको दिख रहा था कि ये जीत नहीं पाएंगे। और उस इंडिया डे वन से इनके अंदर ये सांप लौट रहे थे और उन्होंने इंडिया अलायंस को डिस्टेबलाइज करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, जो लास्ट में आप नीतीश कुमार के रूप में देख रहे हो। ममता बनर्जी के भी कुछ सुर बदले हुए हैं और कुछ जो हेमंत सोरेन को भी आपने डाल दिया। तो ये सब चीजें आपके फियर साइकोसिस है। अगर मोदी जी वास्तव में तपस्वी हैं, मैं सीधा सीधा मोदी जी से आग्रह करूंगा कि मोदी जी, अगर आपके अंदर वैसे तो तपस्वी मेरी निगाह में तो आप होनी को, आप, मुझे तो पता है, मैं थोड़ा पढ़ता पढ़ाता रहता हूं कि आध्यात्म क्या है और तप किसको कहते हैं, मैं इसका छोटा सा ज्ञान रखता हूं। तो उसमें वो ज्ञान आपके अंदर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सा भी गुण है तो आपको ये ऐलान कर देना चाहिए कि चूंकि देश में लोगों की डिमांड है और मैं ऐसा छल कपट का कोई सहारा नहीं लूंगा और बैलेट पेपर से चुनाव करवाऊं। मैं आज मोदी जी से हाथ जोड़ के आगे कर रहा हूं कि मोदी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर वास्तव में आप डरपोक नहीं है, तो ये ऐलान करिए कि बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। क्योंकि लोगों को भरोसा, जनता का भरोसा उठ गया। और आप देखिए, जो भी आपका कोई आपके गुजरात वाले उसमें चैनल से मैं कहीं एक प्रोग्राम सुनना था, उसमें किसी ने ये बताया था, एडवोकेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने के एडवोकेट ने, कि ये जो आंदोलन है प्योर नॉन पॉलिटिकल है और उसमें जनता के लोग ज्यादा आ रहे हैं, वो भी एजुकेटेड, एससी एसटी लोग जो एजुकेटेड है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वकील एडवोकेट बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं।
और उन्होंने ये तक चैलेंज दिया है कि अगर विपक्षी पार्टियां हमारा साथ नहीं देंगी, इसका मतलब विपक्षी पार्टियां भी उसमें शामिल हैं। तो ये मैं आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। जो भी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं या और भी जो विपक्षी पार्टियां अदर देन बीजेपी, अगर आप ईवीएम के साथ चुनाव एक्सेप्ट करते हैं तो आप सीधे सीधे जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जनता का जो वोट जहां जा रहा है वो उसका वोट पलटा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा धोखा, क्योंकि डेमोक्रेसी में संजय जी जनता ही राजा होती है, क्यों फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये एक थ्योरी है पॉलिटिक्स की। तो जनता अगर ये कह रही है कि भाई मैं हमको बैलेट पेपर से चाहिए तो उसमें कराना चाहिए। तो मैंने आपको सिलसिलेवार बताया, चूंकि जो आज रूल कर रही है पार्टी वो उसके करेक्टर में ही छल कपट लिखा हुआ है। फिर आपको राजीव जी, धर्मशास्त्र, 1 सेकंड राजीव जी, कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ राइट इन लव एंड वार, और राजनीति भी युद्ध है एक। तो अगर वो युद्ध है तो उसमें हर चीज़ जायज़ है, चाहे उसमें धोखा हो, चाहे उसमें षड्यंत्र हो, अल्टीमेटली सत्ता तो हासिल कर ले रहे हैं ना वो। तो ये बताइए कि मुझे उनकी जन्मपत्री में कोई गिरह ऐसा है कि इस छल प्रपंच में, इस दुष्ट पने में कहीं वो फँसेंगे? या फिर वो इसी छल प्रपंच से अगर 2024 में, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर वो ईवीएम मैनेज है तो वो क्यों हटाएँगे? वो तो ज़िंदगी भर इसी से कराएँगे। तो फिर इस छल प्रपंच पे काबू पाने का भी कोई ग्रह या नक्षत्र हैं? या फिर ये मान लिया जाए कि इस छल प्रपंच से वो फिर 24 में सत्ता में आ जाएँगे? देखिए ऐसा है, उसमें मैंने इंडिया की एक हॉरोस्कोप दिखाई थी, इंडिया की, भारत की कुंडली में बेसिकली ये भारत की हॉरोस्कोप है। भारत की कुंडली में जो चंद्रमा जो है यहाँ पर है तीसरे घर में, जन्म का चंद्रमा। और इस समय शनि जो है प्रजातंत्र का कारक यहाँ चल रहा है। इसको कंटक शनि कहते हैं। कंटक शनि जब होता है चंद्रमा से चौथा या चंद्रमा से अष्टम शनि हो, तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन कराता, मतलब डेमोक्रेसी में जो भी रूलिंग कर पार्टी है वो वापस जाएगी। 2014 में आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, 2014 में यूपीए गवर्नमेंट क्यों गई? 2014 में चंद्रमा से चौथे घर में शनि था, तो वहां पर 10 साल की सत्ता को पलट दिया। और परमात्मा की कृपा से इस बार शनि चंद्रमा से 8वें घर में। तो एक कंटक शनि का सिद्धांत मैं अगर उसको देखता हूं तो उस नाते इनके सारे छल कपट के बावजूद इनको चुनाव में सफलता नजर नहीं आ रही है। ये पहला है। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन तब की जानी चाहिए टेक्निकली जब चुनाव इलेक्शन अनाउंस होंगे, वो बेस है। लेकिन मैंने एक ग्रहों का संकेत बताया, अष्टम शनि होने के कारण चंद्रमा से ये सत्ता में जो है परिवर्तन का संकेत दे रहा है, और यही इनके अंदर डर है जिसके कारण उन्होंने ये तोड़फोड़ की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं बता दूं, बृहस्पति जो है इस समय विवेक के कारण अप्रैल के महीने में जब चुनाव होगा आपका मई में होगा, ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में बृहस्पति लगन में आ जाएंगे भारत की कुंडली में, जो मैंने अभी कुंडली दिखाई है। तो लगन में आने का मतलब है, एक शुभ ग्रह का लगन में आने का मतलब है पूरे भारत की देश में एक विवेक और विवेक का जो है धारा प्रवाह हो जाएगी, नैतिकता प्रवेल करेगी। तो इसके नाते पब्लिक जो है इनको सपोर्ट नहीं करने जा रही है। यही रीजन है संजय जी कि आप राम मंदिर का मुद्दा मैं देखकर मैंने आपको बताया कि इनको बिल्कुल सफल नहीं गया है, जिसके कारण इनको छल कपट करनी पड़ रही है। अगर इनको राम जी का इतना आशीर्वाद मिल रहा था तो नीतीश वाला कांड नहीं होना चाहिए था, और हेमंत सोरेन का भी कांड नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन का कांड से एक प्रेडिक्शन आज मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओथ को मैंने किसी पत्रकार, बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर को मेरी कैलकुलेशन वाला टाइम भेजा था ओथ का। तो वो 4 साल वो सरकार क्या नाम है चली है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, उस सरकार में मैंने हेमंत सोरेन की जो भी कुंडली मुझे को मिली थी उसके नाते मैंने मेरी प्रेडिक्शन थी, मैं ट्वीट भेजूंगा आपको कि हेमंत सोरेन का राजयोग आ रहा है। रिजल्ट तो हंग आए थे झारखंड में, क्योंकि सभी पार्टियों को अलग अलग मिले, कांग्रेस बीजेपी को, इनको किसी को पूर्ण बहुमत तो था नहीं। तो उसमें मैंने हेमंत सोरेन का और कांग्रेस की कुंडली के आधार पर जो प्रेडिक्शन की थी उसका ट्वीट मैं आपको भेजूंगा, शेयर कीजिएगा। तो हेमंत सोरेन की कुंडली आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन की कुंडली है 10 अगस्त 1975 का जन्म है हेमंत सोरेन का, 10 अगस्त 1975 का। और इस कुंडली में उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो 5वें घर में बैठे हैं। तो और अभी आने वाले टाइम में 10 फरवरी से इनकी बृहस्पति में सूर्य में शुक्र की दशा शुरू हो रही है।
तो हेमंत सोरेन को 10 फरवरी के बाद, एक लेटेस्ट प्रेडिक्शन है, 10 फरवरी के बाद जुडिशरी से इनको रिलीफ मिलने जा रही है। आने वाली 10 फरवरी, आज 3 फरवरी हो गई, 10 फरवरी से लेके 27 मार्च तक शुक्र का पीरियड रहेगा, और शुक्र इनके 9वें घर में है जो जुडिशरी का हाउस होता है। तो हेमंत सोरेन की कुंडली की मैंने भविष्यवाणी आज ये की है कि हेमंत सोरेन को लीगल रिलीफ मिलने जा रही है, हेमंत सोरेन वापस आएंगे। और जो झारखंड की मैंने जो ओथ की बात करी, तो ओथ में जब हमने जब कैलकुलेशन देते हैं कि सरकार रुकनी चाहिए, तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, हेमंत सोरेन के ग्रहों के कारण हेमंत सोरेन लीगल फंसे हैं, लेकिन सरकार तो झारखंड की में अभी भी उसी पार्टी की है, सरकार तो नहीं गिरी ना। तो ये दर्शक ये माने कि मेरी कैलकुलेशन कितनी सटीक थी, कि सारे षड्यंत्र के बावजूद भी सरकार अभी भी चल रही है उन्हीं की, ठीक है। आपने और आपने एक आपने एक ट्वीट नीतीश को लेके भी किया है कि नीतीश ने इस बार भी जो शपथ ली है वो ठीक नहीं है, ग्रेड ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि नीतीश ने जो चर लगन में शपथ ली है, और नीतीश कुमार ये अपने इस कार्यकाल में फिर दोबारा से ये सरकार पलटी जाएगी, और ये सरकार का टेन्योर पूरा नहीं हो पाएगा। वो ट्वीट में मैं शेयर करूंगा, आप जरूर शेयर कीजिएगा। नीतीश ने चर लगन में शपथ ली है, कर्क लगन में इन्होंने शपथ ली थी। तो मतलब ये और नीतीश ये टाइम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे। और नीतीश के साथ लगातार मेरे 2 प्रेडिक्शन पहले भी नीतीश के साथ पूरी हुई हैं। पहली जब उन्होंने उसके साथ बनाई थी अपने पहली सरकार, जब गठबंधन था ना, उसमें आपके लालू जी के साथ जब मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी मैंने 2015 में थी शायद, तब भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि नीतीश ये सरकार गिरेगी। उसके बाद नीतीश ने दोबारा जब सत्ता में आए बीजेपी का, तब भी मैंने कहा। तो अभी भी नीतीश के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो गलत लगन में वो शपथ ले लेते हैं बार बार, इसीलिए वो पलटी मार बन गए हैं बेचारे। उनके साथ नहीं, उनके ग्रहों ने उनसे कराया है। राजीव जी, हम जब बात कर ले जरा न्याय यात्रा की और राहुल गांधी की, इन लोगों की जन्मपत्री की क्या सीन है? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, राहुल गांधी की कुंडली जो मैंने आपको दिखाई थी, राहुल गांधी की कुंडली में अभी मंगल कल परसों 5 तारीख को मंगल चेंज होने जा रहा है राहुल गांधी की कुंडली में, वो 10वें घर में आ जाएगा उनका। और प्रतिष्ठा का घर है उनका, प्रतिष्ठा के घर का स्वामी है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो राहुल गांधी की कुंडली 3 अप्रैल क्या नाम है 5 फरवरी के बाद, 5 फरवरी से लेके 25 मार्च तक का पीरियड राहुल गांधी के लिए एक बेहतरीन पीरियड है, जिसमें उसको बहुत सफलता मिलने वाली है, उसकी यश और ज्यादा बढ़ने वाला है ये राहुल गांधी की कुंडली में। और राहुल गांधी के अंदर जबरदस्त करेज क्यों है? बिकॉज उनके मंगल के कारण है, और उनका चंद्रमा भी धनु में है, और जो चंद्रमा मंगल को देख भी रहा है। तो कर्क में जो मंगल आ रहा है वो मंगल उच्च का होता है, तो ये राहुल गांधी के चौथे घर में जा रहा है जो सत्ता की तरफ है। राहुल गांधी बहुत अच्छी अपनी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए भी जो भी। और एक और चीज बता देता हूं, इंडिया अलायंस की कुंडली इतनी कमजोर नहीं है। मैं आपके दर्शकों को दोबारा बता देता हूं, अगर ये उन्होंने जो टाइम दिया, मैंने विकिपीडिया से लिया, अगर ये टाइम करेक्ट है, इंस्पाइट ऑफ द नीतीश चले गए हों, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस के जो भी पार्टनर हैं, और एक और चीज मैंने इंडिया अलायंस में देखी है, आने वाले 5 तारीख से इंडिया अलायंस में कोई और नए लोग भी आने वाले टाइम में इसका विस्तार होगा, जुड़ेंगे। एक नीतीश गए, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी से नाराज होंगे वो इलेक्शन के टाइम, अभी इलेक्शन अनाउंस तो होने दीजिए, इंडिया अलायंस खत्म नहीं होगा, इंडिया अलायंस का विस्तार भी होगा, और इंडिया अलायंस के लिए 5 फरवरी से एक बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। इन बातों को छोड़ दीजिए जो मीडिया में चलता है कि वो ममता ने ये कह दिया, वो कर दिया, ये सब चीजें प्लांटेड स्टोरी हैं, या हो सकता है कि नेताओं की, जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी स्ट्रेटेजी हो, सो दैट बीजेपी को कोई मौका ना मिले किस चीज का करने का। तो मैं इंडिया अलायंस के लिए भी मैंने बताया बहुत अच्छा है। और आप बताता हूं भारत जोड़ो यात्रा का, 4 फरवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो दशा शुरू हो रही है। पहली बात तो आपको बताता हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हालांकि इनका पहले ओरिजिनल समय 12 बजे का था, फिर बाद में 3:45 पे इनकी शुरू हुई है। ये जो लगन बना मिथुन लगन, ये राहुल गांधी की कुंडली में भाग्यस्थान है, तुला लगन के लिए भाग्यस्थान में होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये राहुल गांधी के लिए फॉर्चून लेकर के आएगी। तो अभी तक आप देखिए 14 जनवरी से शुरू हुई है, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग सारी रिपोर्ट लेते रहते होंगे, कि जो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मैसिव रिस्पांस मिल रहा है। और यही रीजन है कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा घबराहट इस बात की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं,
आपके 4 पीएम की वजह से गुजरात के और पूरे देश के दुनिया के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। एक एसडीएम लेवल का अधिकारी गुजरात से मुझे फोन करता है जब आबू धाबी के शेख का रोड शो करने वाले थे मोदी जी अहमदाबाद में, तो भीड़ नहीं आ रही, भीड़ नहीं जुट रही थी, तो वहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सारे सरकार छोटे बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों तक संदेश गया था कि भीड़ इकट्ठी करनी है। तो मोदी जी के रोड शो के लिए आबू धाबी के शेख के साथ गुजरात में, जो कि उनका खुद का राज्य है, जहां उन्होंने 12 साल 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद अगर आपको भीड़ लाने के लिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाना पड़ रहा है, इसके विपरीत राहुल गांधी की कुंडली में क्यों कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके स्वतः उसके स्वेच्छा से लोग उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो मोदी जी को ये जो घबराहट है, वो बेसिकली राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है, वो मोदी जी के लिए सबसे ज्यादा और पूरी एंटायर भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है, जिसके कारण ये सारे छल कपट कर रहे हैं। और आपको बता देता हूं कि देखिए एक सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जो भाजपा के, ये अभी भी नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। उनके किसी प्रोग्राम में मैंने सुना था कि मोदी जो है अगर किसी से डरते हैं तो जनता से डरते हैं। तो आप यही देखिए कि ये जो न्याय यात्रा के सफल होने की वजह से ये मोदी जी ने ये बिहार की सरकार को भी टॉपिल किया, हेमंत सोरेन के साथ भी किया, या आगे भी कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, मंगल के कारण, क्योंकि एक राहुल गांधी की सेफ्टी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कांग्रेस पार्टी वालों से, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो जन्म के शनि पर दृष्टि जा रही है राहुल गांधी की कुंडली में। तो थोड़ा कोई छुटपुट ऐसी घटना हो सकती है जैसी उन्होंने असम में जो हुई थी तोड़फोड़ वाली। तो उसके ब्यूरोक्रेसी भारत की सरकार भी इसका ध्यान रखे और कांग्रेस पार्टी भी जरा ओवर क्या नाम है एक्टिव रहे इस केस में। कुछ मेरे को तकलीफ इसमें दिखाई देती है। ठीक है राजीव जी, आखिर में मैं आपसे बस एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक संवेदनशील विषय है। अभी पिछले दिनों घटना आई, दिल दहल गया। बच्चे ने कोटा में लिखा कि मैं इससे ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, सुसाइड कर लिया। तो आप तो मेडिकल खुद इंजीनियर हैं आप, और मेडिकल योग और वैदिक चीज़ों का मेडिकल से जोड़ के बताते भी हैं। ये डिप्रेशन क्यों आता है बच्चों के मन में, और क्या अध्यात्म या किसी चीज़ में ऐसा कोई राह है कि बच्चे ये सब ना करें? इसके लिए कोई लाइन है आपके पास में? जी देखिए, ऐसा है कि ये मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ जो मैंने पहले भी दिखाई थी, प्लैनेट्स एंड एजुकेशन। इसके ऊपर हमने लगातार 3 बरस तक रिसर्च की है और शिक्षा सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो पहली बात बता दें तो भारत की जो हमारी जो भी कुंडली होती है, उसका 5वां घर जो है वो आपका एजुकेशन का होता है, 5वां घर। तो 5वें घर से क्या देखा जाता है, क्यों मेंटल इश्यू बन जाते हैं, बच्चे क्यों सुसाइड कर लेते हैं, उसका आज बच्चों के पेरेंट्स के लिए और सारे दर्शकों के लिए नॉलेज दे रहा हूं कि 5th हाउस से 5th हाउस सिग्निफाइज फैसिनेशन, थिंकिंग, लॉजिक एंड विजडम, इमोशंस। फॉर ए साउंड मेंटल हेल्थ 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसका अर्थ ये हुआ है। और दूसरा आपको बता देता हूं कि जो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा हाउस होता है हमारी कुंडली में, सेकंड हाउस लगन से एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं, वो होता है फैमिली का। तो पहला लर्निंग जो है वो वहां पर जो शुरू होते हैं, बच्चों को पहला जो शब्द देती है वो माँ देती है। तो इसलिए फर्स्ट लर्निंग का हाउस सेकंड हाउस है। तो ये माना जाता है। और चौथा घर होता है घर के एटमॉस्फेयर का। तो इस मेरी आप सब लोगों से आज पूरे जो देश में जिनके बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे कृपया करके ये प्रार्थना है कि एक दूसरा घर हमारा भोजन का भी होता है। तो बच्चों को इस दौरान जंक फूड से बचाना चाहिए। बच्चों को इस दौरान सिंपल फूड दें और बच्चों से ज्यादा जो है उनको घर में एटमॉस्फेयर जितना कंड्यूसिव रहेगा, बच्चे के अंदर उतना ही जो है स्टडी के प्रति उसके अंदर उसकी जिज्ञासा और उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा। और कुछ छोटी छोटी टिप और मैं देना चाहता हूं बच्चों को कि देखिए, कम से कम 15 बार बच्चे जो है डीप ब्रीदिंग की एक्टिविटी करें। क्योंकि डीप ब्रीदिंग के लिए आपको बता देता हूं कि जो प्राण है वो बेसिकली आपकी बॉडी और माइंड को कनेक्ट करता है। और इसका साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बता देता हूं कि जब हम पूरी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में इंक्रीज हो जाती है, तो बच्चों की मेमोरी शार्प होगी। और इससे परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी मेमोरी का ही गेम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है 10 से 12% कॉन्शियस ब्रेन है और 88% सबकॉन्शियस माइंड है।
तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और कॉन्शियस माइंड जब आपकी परीक्षा होती है 3 घंटे की, तो उस समय कॉन्शियस माइंड जितना मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचा हुआ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो डेटा को, उस पढ़े हुए जो सबक को वहां से अपने सबकॉन्शियस माइंड से लाएगा और आप अपनी अच्छी परीक्षा कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये है प्राणायाम करने से ब्रेन हेल्दी रहता है, और ब्रेन से को फिजिकल फॉर्म में कॉन्शियसनेस से ही माना गया कि जितना ब्रेन अलर्ट रहेगा उतना ज्यादा फायदा है। और तीसरी चीज मैं बता कि इस अच्छे प्राण से क्या फायदा है। our pran energy uplift our life force and immunity to higher level. It helps in healing mental suffering because oxygen supply increases to brain, forming प्योर ब्लड ऑल्सो, कि हीमोग्लोबिन जो बनता है हमारी बॉडी में लंग्स में जाकर के जब ऑक्सीजन मिलती है, जो प्राण हम लेते हैं, उससे प्योर हीमोग्लोबिन बनता है। और जितना शुद्ध खून बनेगा हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इट हेल्प्स इन बिकमिंग एक्टिव एंड पावरफुल। One always remain in blissful state and our life filled with divinity and grace. It also helps in removing fears, phobias and addiction. ये मैंने प्राणायाम के फायदे बता दिए। और प्राणायाम में कोई अनुलोम विलोम नहीं करना बच्चों को, केवल इनहेल करना है और स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है। एक टिप और है कि ज्यादातर कोशिश करें बच्चे पूरब की दिशा की तरफ फेस करके पढ़ें, क्योंकि पूरब की दिशा हमारे 4 दिशाओं में से पूरब की दिशा सन की जो फेस करने वाली दिशा है, वो हमारी नॉलेज की दिशा मानी गई है, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और बच्चे जो है मिल्क जरूर लें, क्योंकि मिल्क से हमारा स्लीप जो है बेटर होता है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। ये मैं टिप्स वो इसलिए बता रहा हूँ संजय जी, ये मैं बच्चों को जो चिल्ड्रन एजुकेशन काउंसलिंग के केसेस आते रहते हैं, मैं उनको रेगुलर लेवल पर उनके पेरेंट्स को भी बताता हूँ। और साथ में जंक फूड को मैंने पहले ही बता दिया। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि पेरेंट्स अपने सपने बच्चों में अभी इस समय के लिए देखना बंद कर दें, क्योंकि जो पेरेंट्स का और सोसाइटी का प्रेशर है वो बच्चों को डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाता है। एक और बच्चों को चाहिए कि बच्चे एग्जाम के दिन अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स जरूर लेके जाएं, क्योंकि ब्लेसिंग्स में भी आपको मैं बता देता हूँ, एक 3-4 हैप्पी हार्मोन है। जो हैप्पी हार्मोन है, एक मेलाटोनिन है जो स्लीप से बनता है। तो मेरी बच्चों से प्रार्थना है, उनके पेरेंट्स से प्रार्थना है कि कम से कम बच्चे 7 से 8 घंटे नींद लें, कम से कम। तो मेलाटोनिन जितना ज्यादा बनेगा बच्चे के अंदर हैप्पीनेस आएगी। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, ये मूड का हार्मोन है। तो मैं बच्चों से प्रार्थना करूंगा हफ्ते में कम से कम 3 दिन, चाहे आधा किलोमीटर का एक पार्क में राउंड जरूर लगा करके आए, क्योंकि हमारी प्रकृति में संजय जी 70% हरा रंग है। तो जैसे ही हम हरा रंग ग्रोथ का माना गया है, हम जब हरा रंग को देखते हैं हमारे मन में एक अजीब सी खुशनुमा फीलिंग आ जाती है, उसी को मूड हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन। तो पार्क में वॉकिंग का 3 हफ्ते में 3 दिन कम से कम रखें, उससे पूरी बॉडी में ये मैं बच्चों के लिए टिप्स बता रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक रहोगी तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी एग्जामिनेशन में। तो आप अगर टहल कर आते हैं उसके बाद अपने अपने तैयारी कर सकते हैं। और एक हार्मोन जो मैंने ब्लेसिंग का इसलिए बताया, ऑक्सीटोसिन है, जो टच का हार्मोन कहा गया है, कि जो हम कहते हैं जब किसी को हग करते हैं या उसके सर पे हाथ फेरते हैं या उसकी पीठ पे थपकी देते हैं, इससे हमारे अंदर एक बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन बनता है। तो ये बच्चों को जरूरी है। तो माँ बाप को ये चाहिए कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो बीच में आकर के हल्का सा उसके सर पे आके उसको एक टच दे करके जाएं या शाबाश करके उसको एनकरेज करें, और इससे बहुत फायदा होगा। और बच्चे जब माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाएं तो उस समय भी माँ बाप टच करके उसको घर से भेजें। तो मैं एक और चीज बता देता हूं कि जो ये 3 जो हमारे पावरफुल इमोशंस हैं, उन इमोशंस पे जरूर माँ बाप को और उनके बच्चों को काम करना चाहिए। इसके साथ मैं प्रोग्राम आपका समाप्त करना चाहूंगा। 3 जो पावरफुल इमोशंस है, फियर, वरी एंड एंथुजियाज्म, उत्साह जिसको कहते हैं। रियल कॉज ऑफ फियर इज इग्नोरेंस, अज्ञानता ही फियर है। अब जैसे अज्ञानता क्या आ जाती है कि बच्चे जो है पहले से ही, बच्चे या बच्चों के माँ बाप पहले से परीक्षा से पहले नंबर पहले अपने कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे इतने नंबर आने चाहिए। भाई आप जीवन में लॉजिक लगाइए कि आपको एक ही तो काम करना है, आप एग्जामिनर हो कि एग्जामिनी, आप परीक्षक हो कि परीक्षार्थी। तो हम तो परीक्षार्थी हैं, तो परीक्षक का रोल क्यों हम प्ले कर रहे हैं, इससे फियर आ जाएगा। तो उसको सोचना बंद कर दें, केवल अपनी प्योर तैयारी रखें। और एक सिंपल, एक बहुत बहुत किसी का एक कोट बहुत अच्छा है, नथिंग इज टू बी फियर, इट हैज टू बी अंडरस्टूड। कि ये फियर का कारण क्या है, उस कारण को जानने
की जैसे ही प्रयास करेंगे, फैक्ट्स पता करेंगे, फियर एड्रेस हो जाएगा। अब और दूसरा बात है, इंट्रोस्पेक्शन एंड नॉलेज आर द बेस्ट टेक्निक्स टू कंट्रोल फियर। अब वरी आती है, वरी कब आती है? कंफ्यूजन और इनडिसाइसिवनेस, करें कि नहीं करें, ये जो है, ये स्थिति जो होती है, ये आपके अंदर वरी पैदा करती है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब बच्चे अपना एक सर्टेन टाइम टेबल बनाएंगे स्टडी का, सोने का, खाने का, तो उनकी वरी एड्रेस हो जाएगी। फिर उनको ये नहीं लगा अगर यार पढ़ नहीं पाए। तो मैं ये टिप्स ऐसे बताना, बच्चे मेरे और उनके पेरेंट्स नोट कर लें कि बच्चे के अंदर से वरी करनी है, तो उसका टाइम टेबल, स्टडी के टाइम टेबल, उसके सोने का, खाने का, पीने का, सबका एक बना करके बच्चे को हेल्प करें। और लास्ट आता है एंथुजियाज्म, उत्साह जिसको कहते हैं, जो आपको सेल्फ मोटिवेशन देता है। ये एक्चुअली संजय जी इसका ग्रीक वर्ड है, ये इसका ग्रीक मीनिंग क्या है? ये एंथुजियाज्म बनता है ग्रीक वर्ड से ENN मीनिंग विद इन, एंड द वर्ड थियोस व्हिच मींस गॉड। Putting them together is beautiful definition of enthusiasm and theos. So strong connectivity with supreme father, मतलब within yourself क्या है? भगवान, आत्मा। तो इसके जैसे ही आप विदिन होना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर उत्साह वापस आ जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि बच्चे ना करें, अगर बच्चे केवल हाथ जोड़ें, तो एंथुजियाज्म आपके अंदर आए, आपका फियर एड्रेस हो। अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटे से हनुमान जी की आशीर्वाद वाली फोटो और एक सरस्वती जी की फोटो, बच्चों के माँ बाप चाहिए, उनके एक फोटो चिपका दें टेबल के आगे। और उन बच्चे कुछ नहीं करें, प्रेयर करने के लिए बच्चों से नहीं कह रहा, केवल हाथ जोड़ करके अपने रखें और अपनी पढ़ाई करें। बच्चों के निमित्त जो है माँ बाप जरूर प्रेयर करें, क्योंकि प्रेयर की कंसेप्ट ये है कि बच्चों की जो प्रेयर है वो माँ बाप को, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट प्रेयर होगी तो बच्चों के माँ बाप की होगी। तो इस तरह से हम जो है अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं इस स्टडीज में। उनका फियर एड्रेस हो गया, वरी एड्रेस हो गई, तो निश्चित रूप से बच्चों की इस तरह की दुर्घटना हमको नहीं सुनने को मिलेगी। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं सारे परीक्षार्थी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप मस्त रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बस परीक्षक बनने की कोशिश मत करिए, परीक्षार्थी बिल्कुल रहिए। सही बात, बिल्कुल लास्ट सही में बात। हनुमान जी की प्रार्थना के साथ जो है, मुझे याद वही है, आपको याद नहीं है, देख हाँ, लीजिए। मैं आपको नहीं, मुझे याद है कंटेस्ट में, कभी कभी एक एक चौपाई ले लेता हूँ केवल प्रसंग में जो आता है। तुमरे भजन राम को तो पावे, भावे जन्म 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 के जन्म दुख का दुख विश्राम है, विश्राम, अंत अंत काल काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जहाँ जन्म जन्म हरि हरि। भक्त कहाई। मतलब आपका हनुमान जी का जो भजन है, सीधा सीधा राम को प्राप्त होता है, और राम का प्राप्त, और इसी से आपको हरि नाम और हरि कृपा आपको मिलती जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे राजीव नारायण जी, और बड़े खुल के आज बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नीतीश बाबू अपना ये कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, बिहार में फिर खेला होगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी, मुझे इंतजार रहेगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को प्यार करिएगा, सब्सक्राइब बनाए करिएगा, साथ रहिएगा। थैंक यू।